everyone. Today I'll teach you the third lecture of the chemistry. इससे पहले दो लेक्चर हो चुके हैं. जैसे कि आपको पता है कि पहले लेक्चर में हमने बिग बैंग थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन किया था, जिसमें बिग बैंग थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा हुआ था कि इस यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस कैसे आया. अब ये नेक्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा एटम के बारे में, एलिमेंट के बारे में, कंपाउंड के बारे में. पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा हुआ था, बिग बैंग की थ्योरी के बारे में, यूनिवर्स कैसे एग्जिस्टेंस आया और आपका जो पार्टिकल्स है उसका कैसे बर्थ हुआ. मैंने ये भी बताया कि आइंस्टीन के सिद्धांत E=mc² से कि एनर्जी से ही मास का क्रिएशन हुआ. इस चीज़ को भी आप पूरी तरीके से समझ गए. ठीक है, न्यूट्रॉन बना, इलेक्ट्रॉन बना, प्रोटॉन बना. ठीक है, न्यूट्रॉन बाद में बने, पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बने, ये भी आप समझ गए. इसके बाद आप मैटर को भी समझने के लिए, कल शायद मैंने सेकेंड लेक्चर में मैटर के बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ था. ठीक है, तो पहले बिग बैंग थ्योरी पढ़ी, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का एग्जिस्टेंस कैसे आया, उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, वो हम लोगों ने समझा. अब इसके बाद फिर हमने एलिमेंट समझा, कंपाउंड समझा, मॉलिक्यूल समझा. ठीक है, वो डिफरेंस क्या होता है वो समझना बहुत ज़रूरी है. एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है. ठीक है, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट, कंपाउंड, एटम, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने समझ ली है. ठीक है, अगर नहीं समझी हो तो इससे पहले आप वो लेक्चर देख लें और समझ लें, तभी ये थर्ड लेक्चर समझ में आएगा. क्योंकि हम केमिस्ट्री को बहुत ही बेसिक से लेकर चल रहे हैं, बहुत ही बिल्कुल ग्राउंड लेवल से लेकर चल रहे हैं. धीरे धीरे सारी चीज़ें जब कवर हो जाएगी तो इसके बाद मैं नेक्स्ट फिर क्लास वाइज पढ़ाऊँगा 11th, 12th, 9th एंड 10th का. ठीक है, तो आज हम मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं. किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कल मैं जब लेक्चर समाप्त होने वाला था उसके पहले मैंने मैटर के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ था. तो शायद सभी लोग जानते होंगे मैटर क्या है. मैटर क्या होता है? अच्छा, मैटर को समझने के लिए पहली बात तो मैटर होता क्या है मैं बता देता हूँ एक लाइन में. मैटर को समझने के लिए आप ये समझो कि इन आँखों से जो कुछ भी दिखता है वो सारी चीज़ें मैटर है. मैटर में मतलब पदार्थ, वो सारी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं, चाहे वो पेन हो, चाहे वो पेंसिल हो, चाहे मैं खुद हूँ. ठीक है, मोबाइल है, फ़ोन है, टीवी है, पंखा है, हवा है, पानी है. ठीक है, किसी भी स्टेट का किसी भी कोई भी फॉर्म हो, वो सारा मैटर है. तो हम कह सकते हैं, अगर डेफिनेशन में जाएं तो मैटर वो चीज़ है जो दो चीज़ें स्थान घेरती हो और जिसमें शेप हो. ठीक है, जिसमें शेप हो, एक निश्चित शेप होना चाहिए, और जो जिसमें वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हो. क्लियर? वॉल्यूम मतलब आयतन, शेप मतलब आकार. मैटर को डिफाइन करने के लिए आपको ये दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है. हर वो चीज़ मैटर है जिसमें शेप है और जिसमें वॉल्यूम है. अच्छा, कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको यही नहीं पता होगा कि शेप क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है. कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि शेप और साइज में डिफरेंस क्या होता है. शेप और साइज में डिफरेंस क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, नहीं पता होता है. तो पहले मैटर को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए शेप क्या है, वॉल्यूम क्या है. मैं बहुत ही बेसिक से लेकर चल रहा हूँ. ठीक है, तो थोड़ा डीप में जाएंगे. सबसे पहले समझेंगे शेप क्या है, फिर समझेंगे वॉल्यूम क्या है. ठीक है, तो शेप क्या होता है आपने देखा होगा. अगर हम 3D की बात करें तो शेप दो तरीके के हो सकते हैं. 3D के फॉर्म में हो सकते हैं, 2D के फॉर्म में हो सकते हैं. 2D फॉर्म में शेप आप देख सकते हैं, जैसे कि ये क्या है, ये आपका स्क्वायर है. ये क्या है आपका, जिसे आप आयतन बोलते हैं. ये रेक्टेंगल हो गया, ये आपका स्क्वायर हो गया. ये कौन सा शेप है, ये सर्कुलर शेप है. ठीक है, ये सर्कुलर शेप हो गया आपका. ये क्या है, ये कैसा शेप है, ये ट्रायंगल का शेप है. ठीक है, ये कैसा शेप है, ये गिलास के आकार का शेप है. तो ये 2D के शेप है. 3D के शेप में अगर आप समझो तो आप अगर 3D का अगर मैं शेप बनाऊंगा तो आपने कभी ये देखा है, इसको बोलते हैं क्यूबॉइड. क्या ये क्यूबॉइड है. ठीक है, इसके बाद आप स्फीयर बना सकते हैं. स्फीयर मतलब बॉल जैसे गोला होता है आकार. ठीक है, स्फीयर का फॉर्म भी हो सकता है. इसके बाद आप कोन बना सकते हैं 3D में. ये 3D का कोन है. ठीक है, ये सिलेंडर भी बना सकते हैं आप 3D में. तो ये सब क्या है, ये शेप है, आकार है. तो जो मैटर होता है, एक इरेगुलर शेप भी हो सकता है,
कोई पता नहीं किस तरीके के शेप है, इरेगुलर शेप है, ठीक है। तो आप ये बताओ मुझको, जो मैटर होता है जिसे हम पदार्थ कहते हैं, तो उसके दो तरीके के शेप हो सकते हैं, वह 3D के फॉर्म में हो सकता है या 2D के फॉर्म में भी हो सकता है शेप। तो जो 3D का शेप होता है और जो 2D का शेप होता है वो आपको समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। तो मैटर जो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है, आप उसको कुछ भी आपको दिख रहा है वो किसी भी शेप में होता है। मैटर के लिए होना, शेप का होना बहुत जरूरी है। अगर शेप नहीं होगा तो मैटर नहीं होगा। तो मैटर वो चीज है जो शेप हो, जिसका एक निश्चित शेप हो, ठीक है, और जिसका एक निश्चित आकार हो, वॉल्यूम हो, ठीक है। सॉरी, शेप होना चाहिए, निश्चित हो अनिश्चित हो ये मैटर नहीं करता, कैसा भी होना चाहिए शेप। वॉल्यूम होना चाहिए, निश्चित हो, डेफिनिट हो या अनडेफिनिट हो, इससे मैटर नहीं करता, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या है, इसको वॉल्यूम को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। बच्चों को ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि वॉल्यूम समझ में नहीं आता है, ठीक है। इसको मैं ब्लू पेन से ड्रा करता हूँ। देखिए ये क्या है, ये आपकी लाइन है, क्या है ये, लाइन है, ओके। ये क्या है आपका, लाइन की लेंथ होगी, क्लियर। ये क्या है आपका, ये 2D बना रहा हूँ सब मैं फिगर, ये आपका रेक्टेंगल का शेप है, जैसे मैंने ये बताया था रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल का शेप है, आयत जिसे कहते हैं हिंदी में, आयत का शेप है। अच्छा, इसके सरफेस में आप पेंट कर सकते हैं क्या, क्या लाइन में पेंट कर सकते हैं क्या? लाइन में पेंट करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर मैं इस चीज़ का, अगर मैं ये फ़ोन लेता हूँ, ये फ़ोन वैसे 3D है, लेकिन अगर आप इसका ये वाला आकार देखेंगे तो ये प्लेन है, ठीक है। तो जो चीज़ प्लेन होती है, ठीक है, जिसमें लेंथ हो और विड्थ हो, ये इसकी लेंथ होगी और ये इसकी विड्थ होगी, तो ये क्या देगा, ये एरिया देगा। एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, जितने पार्ट में आप पेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेंथ मान लीजिए 2 मीटर है और विड्थ मान लीजिए ये भी 3 मीटर, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, 1 मीटर, तो मीटर इसकी यूनिट मीटर, इसकी यूनिट मीटर, तो एरिया की यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मतलब कहीं भी लिखा हो, जैसे 3 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर, 5 मीटर स्क्वायर, ये वो एरिया होता है जिसमें आप पेंट कर सकते हैं, ठीक है। एरिया का मतलब इस पे पेंट है। आप समझते हैं वॉल्यूम का क्या मतलब है। वॉल्यूम का मतलब होता है जितने पार्ट में एयर हो, क्या होता है, एयर। वॉल्यूम को समझने के लिए आप एयर समझो, जैसे इस रूम का वॉल्यूम क्या होगा जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसकी क्वांटिटी आप एयर से मेजरमेंट करेंगे, इस रूम के अंदर कितनी एयर भरी हुई है, वो आपका वॉल्यूम को दर्शाएगा, वो आपके वॉल्यूम को बताएगा ना, ठीक है। तो इसमें लेंथ होता है, विड्थ होता है, और ये हाइट लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, हाइट, और इसको लिख देते हैं विड्थ, क्लियर। तो आप देख रहे होंगे कि लेंथ, विड्थ, हाइट, तो ये भी मीटर मान लीजिए यूनिट, ये भी मीटर और ये भी मीटर, तो मीटर 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 क्यूब, तो जो भी वॉल्यूम होगा उसकी यूनिट क्या होगी, क्यूब में होगी, मीटर क्यूब, ठीक है, लीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इस तरीके से इसकी यूनिट होंगी। तो ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि वॉल्यूम क्या है, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, जो जिसमें जितने पार्ट में एयर हो, वो वॉल्यूम होती है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। और साइज क्या होता है, साइज क्या होता है, साइज ये है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई सर्कुलर है, अब एक मैं इससे बड़ा बना दूं, तो इसमें साइज में डिफरेंस हो गया। साइज मतलब आकार में छोटा बड़ा, वो साइज होता है। तो साइज पता है, शेप क्या होता है, 3D या 2D या इरेगुलर, रेगुलर, किसी भी तरीके के शेप हो सकते हैं। तो शेप आपको समझ में आ गया। वॉल्यूम क्या है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, ठीक है, जिसमें जितने पार्ट में एयर हो। जैसे रूम का वॉल्यूम क्या होगा, एयर की क्वांटिटी मेजरमेंट कर लीजिए कि इस रूम के अंदर कितनी एयर है, ठीक है, तो वो रूम का वॉल्यूम होगा। निकालने का क्या तरीका है, रूम की लेंथ, विड्थ और हाइट का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। मैं नेक्स्ट चलता हूँ। हाँ, तो मैंने बताया कि मैटर वो पदार्थ है, पदार्थ वो चीज़ है जिसमें शेप हो और जिसमें एक वॉल्यूम हो, ठीक है। तो जो मैटर आपका है वो 3 स्टेट में पाया जाता है। कितनी स्टेट में पाया जाता है मैटर? मैटर की 3 स्टेट होती हैं। कौन कौन सी स्टेट होती हैं बताइए? मैटर 3 स्टेट में पाया जाता है। किस किस स्टेट में पाया जाता है मैटर? एक तो मैटर पाया जाता है सॉलिड स्टेट में, यह तो मैटर सॉलिड के फॉर्म में होगा, यह तो मैटर लिक्विड के फॉर्म में होगा, यह तो मैटर गैस के फॉर्म में होगा।
ये 3 स्टेट में मैटर पाया जाता है। इस और भी 2 स्टेट है लेकिन उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, आप इतना समझ लो कि मैटर मेनली 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अच्छा, सबसे बड़ी चीज है कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैस क्या है। ये जेस्टर क्या है, ये सॉलिड स्टेट में है, ये सॉलिड है। ये पेन क्या है, सॉलिड स्टेट में है, लेकिन जो इसके अंदर इंक है वो लिक्विड स्टेट में है। हम सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए सॉलिड, लिक्विड, गैस को। जो सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल है वो है आपका वाटर। वाटर को समझ लीजिए अच्छे से तो आपको मैटर की तीनों स्टेट के बारे में पता चल जाएगा, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैस क्या है। अब मुझको ये बताइए कि जो भी वाटर है वो किस स्टेट में है। वाटर किस स्टेट में है, मैं कहूंगा वाटर लिक्विड स्टेट में है। वाटर सॉलिड स्टेट में कब होगा, आइस के फॉर्म में। वाटर लिक्विड स्टेट में, वाटर के फॉर्म में, जो आप घर में देखते हैं। गैस के फॉर्म में मतलब वेपर। क्लियर, वेपर मतलब जब इवेपोरेशन होता है जिसमें गैस बनती है, भाप, जिसे आप भाप कहते हैं। तो बर्फ, पानी और भाप, ये 3 अवस्थाएं हैं पानी की, मैटर की। पानी क्या है, वाटर क्या है, एक मैटर है। ये 3 अवस्थाएं हैं, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों अवस्थाओं में पानी पाया जाता है। लेकिन अब इसमें समझने वाली बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अवस्थाएं चेंज कैसे हो रही हैं, इनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कैसे हो रहा है। तो उसके लिए हमें और अंदर जाना होगा, सॉलिड के अंदर आखिरकार होता क्या है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें किस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन होता है, इनमें कैसा अरेंजमेंट होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आप मैटर की जो चेंजिंग अवस्था है, चेंजिंग स्टेट है, उसको समझ नहीं पाएंगे। तो पहले हम सॉलिड को समझते हैं कि सॉलिड के अंदर का रीअरेंजमेंट क्या होता है। इसके लिए हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करेंगे। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो एक्सरे कराने, ठीक है, तो आप क्या देखते हो कि डॉक्टर एक्सरे करता है। एक्सरे के अंदर, एक्सरे होने से पता चल जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या है, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर क्या है। मान लीजिए ये सॉलिड है, ठीक है, ये एक सॉलिड है। क्लियर। अब अगर मैं ये कहूँगी आपकी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है, आपके हार्ट में या फेफड़े में प्रॉब्लम हो गया, तो डॉक्टर क्या कहता है, एक्सरे करा लीजिए। एक्सरे क्यों करा लें, क्योंकि एक्सरे से आपके बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम है वो दिख जाती है। तो ठीक इसी तरीके से अगर आपको सॉलिड के अंदर देखना है कि सॉलिड के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या है, उनका कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से सेटिंग है उनके मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि हर चीज मॉलिक्यूल से बनकर बनी हुई है, हर चीज में एटम है, आपको मैंने पहले बताया, ठीक है। तो वो एटम जो है किस तरीके से रीअरेंजमेंट है, ये स्टेट की अवस्था को दर्शाता है, ठीक है। अगर जो एटम्स हैं सॉलिड के, अगर वो बहुत ही पास पास हैं तो वो सॉलिड स्टेट में, वही थोड़ा दूर दूर हो गए लिक्विड स्टेट में हो गए, और वही एटम अगर बहुत दूर दूर हो गए, ठीक है, तो वो गैसेस अवस्था में पाए जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे जैसे ये मैटर है, जैसे ये सॉलिड है, तो ये इसमें एटम से मिलके बना हुआ है, इसमें बहुत सारे क्या है, एटम से ये सेटिंग है इनकी, ठीक है। इस तरीके से सॉलिड में एटम है जो कि फिक्स है। आपको क्लियर हो रहा है। ये एक सॉलिड मैंने बना दिया जिसमें बहुत सारे एटम सेट हैं, ठीक है। ये मान लीजिए कोई सॉलिड है और वो सॉलिड के अंदर मैंने, अच्छा देखेंगे किससे, इसके लिए आप एक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी होती है, एक्सरे होता है किसका, सॉलिड के अंदर। सॉलिड के अंदर का एक्सरे, एक्सरे क्या बोलते हैं उसको, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। अच्छा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर से आप सॉलिड का, लिक्विड के, गैसेस स्टेट के, इन सारी स्टेट्स के अंदर का कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं कि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें सेटिंग किस तरीके से। जब हमने देखा कि अरे सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े ही क्लोज हैं, आपस में बड़े ही क्लोज हैं। अगर हमने 4 पार्टिकल्स को लिया सॉलिड के, तो ये चारों पार्टिकल्स आपस में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, इनके बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ये आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं, इनके बीच की डिस्टेंस ना के बराबर है। जो भी सॉलिड के एटम है उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ही क्लोज है, ठीक है, काफी नजदीक है वो आपस में। जब हमने वही लिक्विड को देखा तो हमने देखा कि लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर हैं, थोड़ा दूर दूर एग्जिस्ट कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर वो क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, एक दूसरे से ये क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। इनमें क्या है, इनमें मूवमेंट भी देखा गया। क्या देखा गया,
जब आप काइनेटिक एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, तब आप देखेंगे उसमें ये बताया गया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में कि जो ये पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, जब इनको देखा गया माइक्रोस्कोप से, दूरबीन से, तो ये पार्टिकल्स जो लिक्विड के हैं ये काफ़ी दूर दूर होते हैं, लेकिन इतने भी दूर नहीं होते कि वो एक दूसरे को कोलाइड नहीं कर सकते। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं इसमें कोलाइड होता है, इनमें ये आपस में एक दूसरे को टक्कर मारते रहते हैं, ठीक है। तो अब जब सॉलिड के पार्टिकल को देखा गया माइक्रोस्कोप से तो इसमें वाइब्रेशन हो रहे थे। कैसे हो रहे थे? वाइब्रेशन। लेकिन ये कोलाइड नहीं कर रहे थे, ये ऑलरेडी पहले से इनमें बॉन्डिंग अच्छी थी। तो जैसे ही हमने इसको टेम्परेचर दिया या हीट दिया तो हमने देखा कि सॉलिड के पार्टिकल बस थोड़ा बहुत एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन मतलब उनमें वाइब्रेशन आया। लेकिन जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनमें जैसे ही टेम्परेचर दिया तो उनके पार्टिकल्स एक दूसरे को टक्कर मारने लगे, कोलाइड करने लगे बहुत तेजी से। वहीं अगर आप देखो गैस के पार्टिकल, तो गैस का एक पार्टिकल ये है तो एक गैस का पार्टिकल ये है, बहुत दूर दूर है, ठीक है। इनमें गैस के पार्टिकल में बहुत दूर दूर है, इनमें बहुत ज्यादा तेजी से मोशन है, ठीक है। इनमें ऊर्जा बहुत ज्यादा है, एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो गैस के पार्टिकल्स देखा गया बहुत दूर दूर है। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का। अब वाटर में क्या हो रहा था? वाटर में हो क्या रहा था कि जब मान लीजिए ये वाटर का सॉलिड पार्टिकल है, जब वाटर आइस स्टेट में था, गैसियस स्टेट, उसमें बर्फ के स्टेट में था, तो जब सॉलिड वाटर बर्फ बन जाता है तो उसके पार्टिकल्स बिल्कुल बॉन्ड हो जाते हैं। उनके बीच की डिस्टेंस जो होती है एक पार्टिकल टू एक पार्टिकल, एक एटम टू दूसरा एटम, वो बहुत ही क्लोज होती है। उसमें वाइब्रेशन नहीं होते हैं बर्फ में, ठीक है। उनकी टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है। तो टेम्परेचर जब कूल डाउन होगा तो पार्टिकल्स आपस में पास पास आ जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं। वहीं टेम्परेचर अगर धीरे धीरे बढ़ने लगे तो पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर जाने लगते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर आपको गर्मी लगेगी तो आप भी कहोगे अरे यार दूर हटो ना, बहुत गर्मी है। तो जैसे हीट देते हैं तो पार्टिकल्स भी दूर दूर हटने लगते हैं। तो हीट देने से कोई भी आइटम्स हैं जो पास पास हैं वो दूर दूर भागने लगते हैं, और हीट कम करने से मतलब उनको ठंडा करने से जो भी पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही क्लोज आने लगते हैं, है ना। तो इस चीज़ को आप समझिए। तो जैसे ये आइस है, आइस के पार्टिकल्स बहुत क्लोज होंगे। थोड़ा हीट दिया, थोड़ा उनको और टेम्परेचर दिया तो वो आइस के पार्टिकल्स मेल्ट होने लगे, पिघलने लगे। उनके जो पार्टिकल्स हैं, एटम है बर्फ के, वो दूर दूर भागने लगे, क्योंकि यार उनको गर्मी लग रही है ना। तो कहेंगे यार चलो दूर दूर चलते हैं, ठीक है। वो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे। लेकिन जब वो दूर दूर जाते हैं पार्टिकल्स, जब वो लिक्विड बन जाता है, वो वाटर बन जाता है, तो वो जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे वो कोलाइड कर रहे होते हैं, वो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं। वहीं और अगर हीट दो आप, 100 डिग्री सेंटीग्रेड हीट दे दो वाटर को, तो वाटर क्या करने लगता है, उसके पार्टिकल्स भागने लगते हैं, वो ऊपर की तरफ उठने लगते हैं। अब हम इसको एक एग्जाम्पल और एक फिगर के तहत समझेंगे, बहुत अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। मैटर की मैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट के बारे में बता रहा हूं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलिए अब मैं एक फिगर बनाता हूं, उस फिगर को आप देखिए ध्यान से। अच्छा, ये आपने एक बर्नर लगा दिया और आपने इसमें आग लगा दी। मैं कहता हूं ये पहले बर्फ है, क्या ये आइस क्यूब पड़े हुए हैं इसमें, सॉलिड आइस क्यूब है। ये बर्फ के पार्टिकल सॉरी, इसमें आइस है, क्या ये बर्फ है, ठीक है। क्या अभी इसके पार्टिकल्स क्लोज हैं? बहुत क्लोज हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर अभी ठंडा है। हो सकता है -2 या -3 डिग्री टेम्परेचर हो। अरे टेम्परेचर लाइन को पहले समझ लेते हैं। जैसे कोई ये टेम्परेचर लाइन है मान लीजिए, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये -1, ये -2 या -3, ये 1 और ये 2, ये 3, ये 4 और डॉट 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 डॉट, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी होगा, ठीक है। ये टेम्परेचर लाइन है। तो आप देख रहे हो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे रूम टेम्परेचर कितना होता है? जितना इस समय रूम टेम्परेचर होगा लगभग नियर अबाउट 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। गर्मी ज़्यादा पड़ रही तो 40-41 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंच जाता है। वाटर का टेम्परेचर कब पहुंचता है? जब वाटर बॉयल होने लगता है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। आज हम मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को भी समझने वाले हैं बहुत ही डिटेल में। तो आप ये देखो, ये 0 डिग्री जो सेंटीग्रेड है, ये आपका वो टेम्परेचर है जिसपे बर्फ फ्रीज हो जाती है, वाटर फ्रीज हो जाता है, सॉरी, जो वाटर है वो फ्रीज हो जाता है, बर्फ बन जाता है। और 0 डिग्री वो टेम्परेचर है जिसमें 0 डिग्री वो टेम्परेचर है जिसमें आपकी जो बर्फ है वो मेल्ट होना भी शुरू हो जाती है,
ये इंपॉर्टेंट बात है। बर्फ मान लीजिए आपने पानी को, आपने वाटर को आपने फ्रिज के अंदर रख दिया, तो उस समय वाटर का जो टेम्परेचर हो जाएगा वो -10 डिग्री, और भी कम जा सकता है। तो -10 या -3 या -2 या -1 कितना भी हो, जीरो, जैसे ही जीरो होगा, 0 या -1 टेम्परेचर, तो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो क्लोज आना शुरू हो जाएंगे और वो पार्टिकल्स में बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और वो धीरे धीरे जमने लगेगी, वो फ्रीज होने लगेगा पार्टिकल। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, उसमें फ्रीजिंग हो गई। लगता है लाइट चली गई। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में ही आपका जो वाटर है वो फ्रीज हो रहा है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड में ही वो मेल्ट होना भी शुरू हो जाता है। डिपेंड करता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर टेम्परेचर इस तरफ घट रहा है, पहले टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, वाटर बॉईल हो रहा था, हमने उसको ठंडा करना शुरू किया, उसकी हीट को निकालना शुरू किया, धीरे धीरे वो टेम्परेचर 4 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंचेगा तो जो वो वाटर था वो वाटर क्या होना लगेगा, फ्रीज होना शुरू होगा, उसकी फ्रीजिंग की स्टेट शुरू हो जाएगी, फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये याद रखिएगा। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अब फिर वो -1 -2 में पहुंचेगा तो पूरी तरीके से बर्फ बन चुका होगा। अच्छा, अब इस तरफ चलते हैं, अब बर्फ से अब हम आइस से वाटर की तरफ चलते हैं। अच्छा, आइस जो होगी वो -3 -2 -1 0 सब में बिल्कुल आइस ही होगी, बर्फ बर्फ ही रही होगी, वो वाटर नहीं हो सकती। अब वो धीरे धीरे क्या कर रही है, गलना शुरू होगी। ठीक है, जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा तो वो अभी भी वो फ्रिज की स्टेट में होगी, बर्फ होगी, लेकिन जैसे ही सारे के सारे पार्टिकल का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ने लगेगा धीरे धीरे, जैसे ही वो 0 स्टेट को क्रॉस करेगी तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आते ही वो कुछ पार्टिकल्स मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसके मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब जो बर्फ, जो वाटर है, वाटर, ठीक है, वो 0 डिग्री, बर्फ जो आइस है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में मेल्ट होना शुरू हो जाती है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वो फ्रीज होना शुरू हो जाती है। डिपेंड ये करता है कि टेम्परेचर कहाँ से आ रहा है। अगर टेम्परेचर 100 से कम होता हुआ 90 80 3 2 4 1 और 0 में आया तो उस समय हम ये बोलेंगे कि वो बर्फ का फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, बर्फ अब फ्रीज होना शुरू हो जाएगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जस्ट फ्रीज होना शुरू हो जाएगी बर्फ। और अगर हम बर्फ को लेकर के उसको मेल्ट करना शुरू कर देते हैं, उसको बर्फ का टेम्परेचर बढ़ाने लगते हैं, -3 -2 -1 0, अब जैसे ही 1 2 3 पहुंचेगा तो 0 के बाद वो तुरंत आपको वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना, उसके एटम्स दूर दूर भगना शुरू हो जाएंगे, उसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। अब बर्फ मेल्ट हो रही है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही उसका मेल्ट पॉइंट होता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि फ्रीजिंग का उल्टा मेल्टिंग होता है, मतलब जमने का उल्टा गलना होता है और गलने का उल्टा जमना होता है। तो फ्रीजिंग का अपोजिट क्या होगा, मेल्टिंग होगा, मेल्टिंग का अपोजिट फ्रीजिंग होगा। लेकिन जो वाटर के केस में फ्रीजिंग पॉइंट में ही मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट ही फ्रीजिंग पॉइंट है। ये बात को इंपॉर्टेंट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब समझते हैं सॉलिड है। अब इसी सॉलिड को आपने हीट देना शुरू किया, हीट देंगे तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, पहले ये नीचे वाली लेयर होगी, ये जो नीचे वाली लेयर होगी, ये इसका अभी मान लीजिए पूरी बर्फ का टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम हीट देंगे तो टेम्परेचर कम होगा, -8 में पहुंचेगा, -7 में पहुंचेगा, -4 में पहुंचेगा, -3 में पहुंचेगा, -1 में भी पहुंचेगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर और हीट आप देंगे, हीट को आप बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर क्या कर रहे हैं आप, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर क्या कर रहे हैं आप, टेम्परेचर को आप बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप देख रहे हो टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं हम, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बर्फ का टेम्परेचर जो -10 डिग्री सेंटीग्रेड था वो आइस की फॉर्म में था, अभी सॉलिड स्टेट में था। ठीक है, जो -8 -7 -4 -3 -1, तो हो क्या रहा है, जब तक अब ये फ्रीजिंग पॉइंट, ये कुछ एक ऐसी स्टेट होती है, ये स्टेट ऐसी होती है जिसमें टेम्परेचर यहाँ भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यहाँ भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मान लीजिए ये टाइम 10 मिनट लगा, आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड +1 डिग्री +2 डिग्री +100 डिग्री सेंटीग्रेड, नीचे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन जो ये स्टेट है जिसमें कुछ समय के लिए पूरा का पूरा टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है, उसको हम समझते हैं। आपने हीट देना शुरू किया, अभी टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जो नीचे वाली लेयर होगी इसमें
हीट पहुंचेगी तो इसके मॉलिक्यूल से थोड़ा क्या होंगे, मेल्ट होना शुरू होंगे, पिघलना शुरू होंगे। ठीक है, तो ये तभी पिघलना शुरू होंगे जब नीचे वाली लेयर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया होगा। ठीक है, अब ये 0 डिग्री पहुंच गया होगा, अब क्या होगा, ये हीट ट्रांसफर करेगी ऊपर वाली लेयर को। ठीक है, ये बर्फ है तो ऊपर वाली लेयर भी क्या होना, मेल्ट होना शुरू होगी। तो ये मेल्ट होना शुरू हो रहा है, नीचे वाली मेल्ट हो गया, ऊपर वाला मेल्ट होना शुरू हुआ है। तो अभी भी इस पूरे क्यूब का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये टाइम बढ़ा रहा है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक हमने ये देखा कि 10 मिनट तक सारे के सारे पार्टिकल्स वो उसके सॉलिड स्टेट कन्वर्ट हो गई है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती चली जा रही है। जब तक इस बर्फ के सारे पार्टिकल का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक ये टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। आप कितनी भी हीट दे लो, जब तक सारे आइटम, सारे पार्टिकल का टेम्परेचर 0 डिग्री नहीं हो जाता, तब तक ये हीट, तब तक आपका इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। मतलब कुछ टाइम के लिए ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे जब आता है तो इसको बोल देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, और यहाँ पे जब आ जाता है इसको बोल देते हैं मेल्टिंग पॉइंट। 10 मिनट पहले ये फ्रीजिंग पॉइंट था, 10 मिनट बाद ये मेल्ट होना शुरू हो गई तो वो मेल्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, जैसे ही हीट देते हैं तो बर्फ मेल्ट होना शुरू हो जाती है। जब तक सारे के सारे पार्टिकल मेल्ट नहीं हो जाते तो वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। समझ रहे हैं, पहले वो फ्रीज था तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में ही वो मेल्ट होता है। तो एक कंडीशन ऐसी होगी जब ये पूरा वाटर बन चुका होगा, उस समय अगर वाटर का आप टेम्परेचर नापोगे, क्लियर करोगे, तो आपको ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही दिखाएगा। और एक स्टेट ऐसी भी थी 10 मिनट पहले, जब ये सारे पार्टिकल बर्फ थे, आइस थे, और उनको हीट देना हमने शुरू किया तो आइस स्टेट में होने के बावजूद भी उनका टेम्परेचर हमने मेजरमेंट किया तो वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। मतलब वाटर के केस में बर्फ का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बर्फ मेल्ट होती है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में ही जस्ट मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी था। ठीक है, अगर आप और हीट देते हैं, अगर हीट देंगे तो क्या होगा, अगर और हीट देते हैं तो अभी तो ये लिक्विड हो गया है, क्या हो गया है, लिक्विड स्टेट में आ गया है, मतलब अब ये वाटर बन गया है। अब वाटर को हीट देंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 100 डिग्री। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ही वाटर को आप हीट देना शुरू करोगे तो कुछ वाटर का पार्ट वेपराइजेशन होने लगेगा, उसमें वेपर बनने लगेगी। जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा तो सारे के सारे पार्टिकल में वेपराइजेशन होने लगेगा, पूरा का पूरा वाटर क्या होगा, भाप बनने लगेगा, ये ऊपर की तरफ उठने लगेगा। तो जो पार्टिकल्स है, मान लीजिए ये पार्टिकल्स है, अगर हम इसकी बात करें तो ये पार्टिकल बहुत ही स्पीड से भग रहे होंगे। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स है बहुत ही स्पीड में भग रहे होंगे। आइटम है ये वही किसका आइटम बन गया ना, ये अब बन गया, ये मान लीजिए ये बहुत तेजी से स्पीड से भग रहे होंगे। क्यों भग रहे होंगे, क्योंकि ये वेपराइजेशन होने लगा। अब वाटर के पार्टिकल्स से वो ऊपर की ओर भगने लगे। क्यों भाई, हीट इतनी ज़्यादा देती थी, गर्मी इतनी ज़्यादा होने लगी, पार्टिकल करें दूर हटो यार, भगने दो। ठीक है, तो वो पार्टिकल्स आपस में वेपराइजेशन होने लगे, वो दूर दूर भगने लगे। तो आप देख रहे हो सॉलिड के केस में जो है वो जो पार्टिकल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा क्लोजनेस है, बहुत है, टेम्परेचर बहुत ठंडा है उस समय। और वहीं लिक्विड के केस में हीट दिया, टेम्परेचर दिया, तो वो पार्टिकल थोड़ा दूर दूर हो गए, लेकिन एक दूसरे को कोलाइड कर रहे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे हैं आराम से। ठीक है, वो लिक्विड स्टेट में टेम्परेचर और ज़्यादा दिया आपने, आप देख रहे हो पार्टिकल्स, अरे हटो यार कितनी गर्मी हो गई है, वो पार्टिकल्स ऊपर भगने लगे, वो वेपर के फॉर्म में ऊपर बढ़ने लगे, ये पार्टिकल्स आपके क्या करने लगे, ऊपर उड़ने लगे। ठीक है, अब ये पार्टिकल्स ऊपर जाके वेपर या भाप के फॉर्म में बनने लगे। अच्छा, इसमें एक वर्ड आता है कंडेंसेशन, वो क्या होता है उसको समझ लेते हैं, उसको बाद में चलिए अभी बाद में समझेंगे उसको। अभी आप इसके आगे बॉइलिंग पॉइंट को समझ लीजिए पहले, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। बॉइलिंग पॉइंट समझ लीजिए। हाँ भाई, बॉइलिंग पॉइंट के लिए 2 वर्ड समझना बहुत जरूरी है। एक आपका वेपर प्रेशर, ठीक है, और एक आपका वेपर प्रेशर और एक आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझना बहुत जरूरी है। जब आपका वो टेम्परेचर, जैसे लिक्विड को बॉईल करते हैं ना, तो लिक्विड एक ऐसी स्टेट में आ जाता है कि जब लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो ही आपको कोई भी लिक्विड बॉईल होगा।
एक बात ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। कोई लिक्विड है, आप बॉईल कर रहे हो उसको, ठीक है, उसको हीट दे रहे हो, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, उसके पार्टिकल्स बॉईल तभी होंगे जब उस मैटर, जैसे हम सबसे अच्छा एग्जांपल वाटर ही लेते हैं, वाटर को आप बॉईल करना शुरू कर, तो वाटर तब तक बॉईल नहीं होगा जब तक उसकी वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये कि वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर क्या है, इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपके घर में कुकर। आपने देखा होगा जो ये प्रेशर कुकर होता है, जो ये प्रेशर कुकर होता है आपका, तो ये आपने प्रेशर कुकर में एक सीटी होती है, ध्यान दिया होगा आपने, होती कि नहीं होती है? हाँ, ये वेपर प्रेशर को समझाने में बहुत अच्छी है। आपने हीट दिया, टेम्परेचर दिया आपने, तो क्या होता है, ये सीटी उठ जाती है, सीटी क्या होती है, बजने लगती है ना, बोलती नहीं, जैसे वेपर। तो होता क्या है कि जब आप हीट देते हो तो उसके अंदर जो लिक्विड है वो वेपर बन जाती है, क्या बन जाती है, वेपराइजेशन होने लगता है। लेकिन आपने कुकर लगा रखा है, बंद कर रखा है, तो वो वेपर निकलेगी नहीं, तो वो वेपर क्या कर रही है, ऊपर को धक्का मार रही है भाई, प्रेशर अप्लाई कर रही है, तो सीटी क्या होती है, सीटी आ जाती है। तो मम्मी कहती है बेटा 2 सीटी हो आ गई, चावल पक गए होंगे, बंद कर दो। तो वो होता है वेपर प्रेशर, मतलब नीचे से लिक्विड क्या कर रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है, लेकिन आपने ढक्कन लगा रहा है, उसमें ढक्कन में वो प्रेशर मार रहा है। आपने कभी देखा होगा घर में जो भगोने होते हैं, ये आप उसमें मिल्क रख देते हैं पकने के लिए, आप उसमें दूध रख दीजिए और आपने ऊपर से उसको कवर कर रखा है, आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ये थाली अपने आप वेपर प्रेशर की वजह से गिर जाती है, उड़ जाती है अपने आप, तो उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है, और ऊपर से आपका क्या लग रहा है, ऊपर से आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, आपके ऊपर भी लग रहा है सबके ऊपर लग रहा है। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ऊपर से लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि 2 तरीके के प्रेशर काम कर रहे हैं यहाँ पर। एक काम कर रहा है आपका नीचे से काम कर रहा है आपका वेपर प्रेशर, ठीक है, ये नीचे से वेपर प्रेशर काम कर रहा है और ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है। तो जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है तो ये चीज क्या करती है, बॉईल करने लगती है। अभी तो ये कुकर है, आप सिंपल सी चीज लीजिए ना, जैसे आपने कोई एक भगोना ले लिया, अब उसको आप बॉईल करना शुरू कर रहे हैं, उसको आप बॉईल करना शुरू कर रहे हैं, उसमें आपने हीट दिया, हीट देते ही क्या होगा, उसमें वेपर बनेगी, तो ये वेपर एक फोर्स अप्लाई करेगी ऊपर की तरफ, लेकिन ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है, तो ये एटमॉस्फेयर जिसको एटीएम बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसमें क्या है, वेपर प्रेशर वीए बोल देते हैं। तो जो ये वीए है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो ये बॉईल करने लगता है। भाई ऊपर का प्रेशर है, नीचे से भी प्रेशर है, दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, तो ये जो पार्टिकल्स है, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ये क्या करने लगते हैं, आपस में ऊपर नीचे होने लगते हैं, ये बॉईल करने लगते हैं, क्योंकि ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, नीचे से वेपर प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये बॉईल करने लगते हैं। ठीक है, हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट आ गया वाटर का, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड में ही बॉयल करेगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब तक टेम्परेचर नहीं पहुंच जाता तब तक बॉइलिंग नहीं होगी। मतलब वाटर के केस में वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर कब होती है, जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो मैं कुछ चीज लिख देता हूं, जैसे कुछ सब्सटेंस लिख देता हूं, पदार्थ, ठीक है, और मैं यहाँ पर आपका मेल्टिंग पॉइंट लिखूंगा और यहाँ पे आपका बॉइलिंग पॉइंट लिखूंगा। सबसे पहले मैं वाटर लिख देता हूं। वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है, वाटर कितने डिग्री सेंटीग्रेड में मेल्ट होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में मेल्ट होती है। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर बॉइल का, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड में मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, यही इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, यही इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर क्या करने लगेगा, बॉयल करने लगेगा। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर बराबर हो जाएंगे इन 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ये बात बहुत जरूरी है, क्लियर। अब आते हैं एल्यूमिनियम की बात सॉरी जो एल्यूमिनियम है आपका, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, 661 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट तो और भी ज्यादा होता है। ठीक है, वो वही धातु है, ये वही मेटल है जिससे आप एरोप्लेन वगैरह में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम को लाइट भी होती है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट 661 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और बॉइलिंग पॉइंट 2467 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब तक इतना टेम्परेचर नहीं पाएगा तो एल्यूमिनियम बॉयल
नहीं होगा, उसमें हीटिंग नहीं होगा, मतलब बहुत ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व कर लेता है। इसके जो पार्टिकल्स है ना, जब 661 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दोगे, जब जाके कहीं एल्यूमिनियम का सॉलिड स्टेट से वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा, मेल्ट होना शुरू होगा इस टेम्परेचर में। और बॉयल होना कब शुरू होगा? जब वो 2467 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाएगा, तब जाकर कहीं एल्यूमिनियम में वेपराइजेशन फॉर्म होगी। इतना टेम्परेचर पाना बहुत ही कठिन काम है। अब हम मरकरी की बात करते हैं। वाह, ये बहुत आपने देखा होगा, जब थर्मामीटर होता है उसमें मरकरी एक लिक्विड होता है, सिल्वर कलर का होता है, ये मरकरी होता है, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर आपका, इसका जो टेम्परेचर होता है, इसका 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? -30 डिग्री सेंटीग्रेड में ये मेल्ट करती है, समझ रहे हो। अभी रूम टेम्परेचर तो 26 डिग्री 27 डिग्री टेम्परेचर होगा, मान लीजिए आप जीरो आएंगे, जीरो से फिर और नीचे आएंगे, -30 डिग्री सेंटीग्रेड में ये क्या करती है? मेल्ट होना शुरू होती है। इसका मतलब ये हमेशा, इस समय तो टेम्परेचर -30 से ज़्यादा ही है, इसका मतलब ये हमेशा मेल्टिंग अवस्था में ही रहती है, लिक्विड फॉर्म में ही होती है। अच्छा, इसको अगर वेपराइजेशन करना हो, वेपर करना हो, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो वेपराइजेशन पॉइंट होता है वो होता है 357 डिग्री, ठीक है। 357 डिग्री में ये मरकरी बॉयल कर जाएगी। मतलब रूम टेम्परेचर तो अभी 26 या 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, उससे भी बहुत ऊपर, उससे भी 3556 तो बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया, इससे भी इस हाई टेम्परेचर पे ये मरकरी वेपराइजेशन होने लगेगी। इसका मतलब हमारा रूम का टेम्परेचर इसके बीच में है, कहाँ पर है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड रूम का मान लीजिए टेम्परेचर है, ठीक है। तो -30 डिग्री सेंटीग्रेड में तो ये तो बर्फ बन जाती है, बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। तो -30 डिग्री सेंटीग्रेड को जैसे ही क्रॉस करेगी, -29, -28, फिर 0, 1, तो वो सारी स्टेट में वो लिक्विड की स्टेट में ही होगी। तो इसका मतलब हमारे रूम टेम्परेचर पे जो ये धातु है मरकरी, वो लिक्विड स्टेट में होती है। आप कभी देखना, थर्मामीटर को तोड़ के देखना, उसमें सिल्वर कलर का लिक्विड होता है जो आपके बॉडी टेम्परेचर को बताता है। वो लिक्विड बड़ा ही, बहुत ही, उसमें वजन बहुत जाता है, हाईली डेंसिटी होता है उसका, जो वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड में वो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए ऑक्सीजन की अगर बात करें, ये तो गैस है भाई, ये गैस है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये निगेटिव ही होते हैं। ये भी रूम टेम्परेचर से बहुत नीचे, दोनों होते हैं। मतलब अब आप देखिए, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है -218 है, मतलब जीरो से कितना पीछे जाना है? 218 डिग्री सेंटीग्रेड पीछे जाना है। इस टेम्परेचर में तो आपकी जो ऑक्सीजन है वो आइस हो जाएगा। आपने कभी देखा होगा ग्लेशियर वगैरह में, कभी जाके आप देखेंगे, ठीक है, या बहुत ऊपर जाएंगे आप कभी, अगर पर्वतारोहियों से आप मिले हो, तो वहाँ पे बर्फ की बारिश होती रहती है। कश्मीर में हो गया, तो वहाँ होता क्या है, जो हमारी जो एयर होती है, ऑक्सीजन जिसे बोलते हैं, वो एयर क्या करती है ना, कि वो एयर का टेम्परेचर जैसे जैसे कूल डाउन होता है -10, -50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो धीरे धीरे कंडेंस होना शुरू हो जाती है और वो लिक्विड के फॉर्म में नीचे होने लगता है। और अगर टेम्परेचर और ज़्यादा डाउन हो जाता है, मान लीजिए टेम्परेचर -50 या -100 या -218 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया, मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत पीछे 218 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सारा का सारा जितना भी रूम के अंदर आपका एयर है, सब है, वो सब बर्फ बन जाएगा, बर्फ के फॉर्म में वो गिरने लगेगा, ठीक है ना। बारिश की बूंदों की बारिश नहीं होगी, फिर बर्फ की बारिश होने लगेगी, ठीक है। तो जो भी आपकी ऑक्सीजन है, ठीक है, एयर में तो बहुत कुछ होता है, इम्प्योरिटीज होती हैं, इसलिए वो इस टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन आप देखेंगे जहाँ भी जैसे प्योर ऑक्सीजन लेंगे, तो उसको आप -218 डिग्री सेंटीग्रेड में आप देखेंगे कि वो सॉलिड स्टेट में ऑक्सीजन पाई जाएगी। और टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो -81 डिग्री सेंटीग्रेड में उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब वो वेपर बन जाती है। तो इस समय तो टेम्परेचर इससे भी बहुत ज़्यादा है, इससे तो बहुत ज़्यादा है ना, फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा, फिर 1, 2, 3, आज तो 26, 27। तो इसका मतलब ऑक्सीजन हमेशा किस फॉर्म में रहती है? वेपर के फॉर्म में रहती है ना, बहुत ज़्यादा वो गैसेस फॉर्म में ही रहती है, ठीक है। अब जैसे नमक ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड, तो क्या सोडियम क्लोराइड को आपने कभी बॉयल करके देखा है? नमक को नहीं देखा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा होता है, 1413 डिग्री सेंटीग्रेड में आपका जो आपका जो नमक है वो बॉयल होता है, ठीक है। और इसका जो टेम्परेचर होता है, आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो 801 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आप देख रहे हैं कि कहाँ 801 और कहाँ 1413, तो 801 डिग्री सेंटीग्रेड में ये सॉलिड स्टेट में रहता है ना, बिल्कुल फ्रीज बर्फ की तरह अवस्था में रहता है। तो हमारा टेम्परेचर तो इससे भी कम है, 801 से भी कम है, तो ये हमेशा सॉलिड स्टेट में ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अच्छी बात क्या है, इनका यूज क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का? मान लीजिए आप समुद्र के, आप सी वाटर को लेके आए, ठीक है,
सी वाटर को लेके आए और उसमें सी वाटर में आपने देखा कि सॉल्ट बहुत ज़्यादा है और वाटर भी है ना, तो आप इसको हीट करना शुरू कर दीजिए। तो जो वाटर वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा, जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होंगे, भग जाएंगे, वेपर हो जाएंगे छोड़ के। तो यहाँ नीचे क्या बचेगा, केवल सॉरी नीचे केवल NaCl के पार्टिकल होंगे। वाटर होगा क्या, नहीं होगा। वाटर के पार्टिकल तो ऊपर चले गए क्योंकि टेम्परेचर दे दिया हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है, ऊपर भग जाता है, वेपराइजेशन हो जाता है। तो नीचे क्या बनेगा, NaCl। अच्छा NaCl को भी अगर वेपराइज करना है तो कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, 100 डिग्री नहीं 1413 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके NaCl भी वेपराइजेशन होगा। तो इस तरीके से हम समुद्र से जो सी वाटर से हम नमक को अलग कर लेते हैं और आपके घरों तक पहुंचता ही है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम डिटेल में थोड़ा सा और कल के लिए देखते हैं क्या टॉपिक है इसके आगे नेक्स्ट, वो कल डिस्कस करेंगे। सो अभी तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।